हेलो नमस्कार। हम आ चुके हैं आपके लिए एक बार फिर एक और नया चैप्टर क्लास 9th के लिए। और एक्चुअली क्लास 9th का अभी हमें सिलेबस करवाने का हमारा नहीं था, लेकिन एक तरह से ये हमारा गुड बाय है इस चैप्टर को, 9th के इस ग्रेविटेशन चैप्टर को। 9th क्लास का जो नया सिलेबस आया है उसमें ये ग्रेविटेशन चैप्टर अब हटा दिया जाएगा। तो हमारा मन था, मेरा वैसे इस चैप्टर से काफी लगाव है, क्योंकि जब फिजिक्स की जो स्टार्टिंग जो ऑब्जर्वेशन जो है वो शुरू होती है ग्रेविटेशन के साथ। जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स थे उनको देखने के साथ ही साइंस की शुरुआत हुई थी, फिजिक्स के बेसिक की शुरुआत हुई थी। और शायद ये वही टॉपिक है जिसने किसी एक हमारे सबसे फेमस फिजिसिस्ट को हीरो बनाया था, सर आइजैक न्यूटन को। तो इसलिए इस चैप्टर के साथ हर किसी फिजिक्स टीचर का लगाव होता है और हर किसी साइंस स्टूडेंट का लगाव होता है। ठीक है, तो हम लेके आते हैं हमारा ग्रेविटेशन, बात करते हैं हम अपने ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में। देखो, कहानी बहुत पुरानी है और बहुत टाइम से ग्रेविटी के बारे में बात की जा रही थी कि ऐसी क्या चीज है कि पूरी दुनिया में किस अर्थ का एग्जिस्टेंस क्या है, अर्थ किस तरह से रोटेट कर रही है, या अर्थ रियल में क्या कंडीशन है। तो इस बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस दे रखे थे। हमारी अलग अलग जो माइथोलॉजीज है उनमें भी अलग अलग कहा जाता है। जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी कहती है कि गाय के सिर पे अर्थ को रखा जाता है, अर्थ जो है वो गाय के सिर पे है। तो किसी माइथोलॉजी में ये बोल रखा है कि टॉर्टोइस के बैक पे अर्थ है। वैसे ही एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है, एक कोई साइंटिस्ट थे, वो लेक्चर दे रहे थे कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, रिवॉल्यूटिंग अराउंड द सन वगैरह लेक्चर दे रहे थे। तभी कोई एक लेडी पीछे खड़ी होके बोली कि अरे कि तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सारा सब कुछ फेक है, ऐसे मजाक कर रहे हो तुम लोग, ये जो इतना झूठ फैला रहे हो अच्छी बात नहीं है। जो अर्थ है ऐसे कोई हवा में थोड़ी तैरेगी, अर्थ तो किसी टॉर्टोइस के बैक पे है। तो साइंटिस्ट भी बड़े नॉलेजेबल थे और थोड़े सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था। तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि चलो अर्थ रोटेट नहीं, रिवॉल्यूट नहीं कर रही है, वो किसी की बैक पे है मान लिया, टॉर्टोइस की बैक पे मान लिया, तो ये बताओ कि फिर टॉर्टोइस किसकी बैक पे है, वो ऐसा ही है क्या? तो उसके पास कोई जवाब नहीं थे। और रियल में यही कंडीशन है कि सर स्टार्टिंग में अर्थ को ऐसा समझा जाता था पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज अर्थ, सारी चीजें अर्थ के चारों ओर घूम रही है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे, केपलर थे, चाहे गैलीलियो थे, उन सब ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और फाइनली हमारे सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बताया कि दुनिया में जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है, जिस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास है, वो ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट। जिसके पास मास है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन का जो आपके ये फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, m1 एंड m2 के। किसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली, m1 और m2 के। मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 2। जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आपके अट्रैक्ट करेंगे। और क्या होगा इनका ग्रेविटी का फोर्स, तो F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m1 एंड m2। दूसरा F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स क्या होता जाएगा, कम होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब होता है कि आपका डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। जैसे आपने डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा दी तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर आपने 3 टाइम्स बढ़ा दी तो फोर्स कितने टाइम कम हो जाएगा, 9 टाइम कम हो जाएगा। डिस्टेंस आपने 4 टाइम बढ़ा दी तो फोर्स कितने टाइम कम हो जाएगा, 16 टाइम्स। ठीक है। और एंड फाइनली F का जो फॉर्मूला दिया गया वो दिया गया F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये G के बारे में थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमारा जो फोर्स था वो क्या था, सर आइजैक न्यूटन ने जो लॉ, इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है आपके, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दूसरा F प्रोपोर्शनल टू r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। और F इक्वल्स टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। देखो एक इजी सा क्वेश्चन लेके आते हैं। यहां देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक m मास है,
एक आपके कौन सा मास है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है और एक आपके 2m मास का ऑब्जेक्ट है। दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे। आपसे ये सवाल है कि कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो सर देखते हैं ये वाला कितना लगा रहा है, F इक्वल्स टू इसका होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होगा कि ये भी सर G m1 m2 अपॉन क्या r स्क्वायर। कह रहे सर पहला ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है, जो पहला ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है उतना उतना फोर्स कौन लगा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट लगा रहा है। न तो ये ज्यादा लगा रहा है न ये ज्यादा लगा रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स का रेशियो क्या होगा। यू नहीं है कि सर m और 2m देख के ये कर लो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये डेटा इनफ है आपके सब कुछ बताने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो आओ सर, अरे आजा भाई। दूसरा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टैंड फॉर, क्या अर्थ के लिए है सर, अर्थ के लिए तो है। क्या लेबोरेटरी के लिए है, उसके लिए भी है। क्या सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के लिए है, उसके लिए भी है। या एवरीवेयर, कि सर इन तीनों के लिए है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, लेकिन सिर्फ इन तीन के लिए नहीं है। दुनिया में, यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, आपके स्टैंड करता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, मास है, उसके लिए क्या करेगा, ये स्टैंड करेगा। ठीक है, अगला देखो। आओ, अच्छा सा सवाल है, हल्का सा सवाल है। क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एफ इफ मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ। तो पहले मान लो सर एक ऑब्जेक्ट का मास था m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास था m2, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मास कर दिया है हाफ, इसका कर दिया है m1/2, इसका भी कर दिया है m2/2। अगर ऐसा मास इन्होंने कर दिया है तो नया फोर्स क्या होगा, F डैश इक्वल टू G m1/2 m2/2 अपॉन r स्क्वायर। F डैश क्या हो जाएगा, G m1 m2/4, 2 इंटू 2 4 इंटू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये किसके बराबर है बेटा, ये आपके किसके बराबर है, ये आपके बराबर है F के बराबर है। तो नया F डैश किसके बराबर होगा, F/4 के बराबर। किसके बराबर होगा, F/4 के बराबर। तो आपका फोर्स है वो कितने टाइम कम हो जाएगा, जितना मास कम हुआ है उतना ही क्या हो गया, आपके फोर्स कम हो गया है। ठीक है, अगला देखो। ये देखो बेटा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स 5 टाइम्स मोर देन यूजुअल डिस्टेंस। ठीक है सर, डिस्टेंस अगर आपका 5 गुना आपने बढ़ा दिया है। अब देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक बेसिक तरीका कि सर पहले मान लो फोर्स होगा F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब नया फोर्स क्या होगा, तो नया फोर्स होगा सर F डैश इक्वल टू G m1 m2 अपॉन 5r का स्क्वायर। तो G m1 m2 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इंटू r स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप अपने कि 1/25 इंटू f। कितने गुना कम हो जाएगा, 1/25। एक तरीका तो ये है, और दूसरा एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि सर, दूसरा तरीका कहता है f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r स्क्वायर है। अगर r डिस्टेंस पे आपका फोर्स f है तो 2r डिस्टेंस पे आपका फोर्स हो जाएगा F/4, 3r डिस्टेंस पे आपका फोर्स हो जाएगा F/9, 3 का स्क्वायर, और 4r डिस्टेंस पे कितना आ जाएगा, F/16। उसी तरह आपकी डिस्टेंस अगर आपने हाफ कर दी तो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। डबल भी किसका, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो 4f हो जाएगा। डिस्टेंस अगर 3 गुना कम कर दी तो फोर्स हो जाएगा 9f। तो इस तरह से भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बात करते हैं। नमस्कार सर, देखो ग्रेविटी के बारे में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दे दिया था 1600 में, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन थी वो उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन एकदम क्लियर कैलकुलेशन नहीं थी। ये जो जी जो न्यूटन ने बोला था वो जी अभी तक अनजान था। और इसी बीच में आता है सर हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम याद रखना, सर हेनरी कैवेंडिश। क्या आता है, सर हेनरी कैवेंडिश। और सर हेनरी कैवेंडिश ने एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। उसने दो मास को किसी एक लकड़ी से बांध के उसके बीच में जो रोटेशनल के कारण जो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उस बेस पे उन्होंने इस जी की वैल्यू फाइंड की थी। और जी जो है, इस जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्स में सब जगह सेम रहेगा, ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और इसमें सबसे जरूरी होती है इसकी यूनिट। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये आपको याद रखनी है बेटा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और अगर आपको इसकी सबसे जरूरी इसकी जो यूनिट, ये याद रखो दिन नहीं रखो, लेकिन आप इस फॉर्मूले से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट डिराइव कर सकते हैं। देखो देखो पहले हम एक बार इस जी की यूनिट डिराइव करते हैं। F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, G m1 m2 अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। तो G इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब एक बार सबकी यूनिट लो। F की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। आर स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। m1 की क्या होगी, किलोग्राम। और किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा। तो आपको ये यूनिट भी याद रखना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो इसी पे क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड ऑन मास। नहीं सर, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। क्या ये मास और रेडियस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। ये डिपेंड किस पे करता है, ये सर इंडिपेंडेंट है। इसने जो हम पहले से कांस्टेंट बोल रहे हैं, अगर कांस्टेंट किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना ये वैल्यू आपको, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एग्जाम में आपके ये इस जी पे ये 3 सवाल ही बन सकते हैं। या तो आपको जी की वैल्यू पूछ सकते हैं, या आपको ये पूछ सकते हैं, या आपको इसकी यूनिट पूछ सकते हैं, या आपको पूछ लेंगे कि बताइए आप मान लो मून पे जी की वैल्यू क्या होगी, पर मून पे भी यही होगी। कि मार्स पे क्या होगी, वो भी यही होगी। एंड जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, जीरो ग्रेविटी में जी की वैल्यू क्या होगी, वहां भी यही होगी। ग्रेविटी से इस जी की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अगला देखो, आओ थोड़ी बात करते हैं। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे काम की चीज है, तो है सर। क्या है, क्यों काम है, कि सर ये वही फोर्स है जो हमें अर्थ को और हमसे क्या करता है, बाइंड करके रखता है। क्या करता है बेटा, बाइंड करके रखता है। ये सारे के सारे जितने भी हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स है उनको क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। क्या रखता है, बाइंड करके रखता है। सर मून और अर्थ के बीच में मोशन भी यही होता है। देखो एक चीज हम बताते हैं कि जैसे अर्थ है वो सन जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है, मोशन करती है। ये कैसा मोशन होता है कि सर ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको चीज ध्यान रखनी है कि अगर मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये क्यों करती है, क्योंकि सन इसको अपनी तरफ खींचता है। अब ये क्या करती है, जब ये मोशन करती है तो बाहर की ओर एक फोर्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, आपको 3 वर्ड्स का ध्यान रखना है। 3 वर्ड्स का ध्यान रखना है। एक पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा वर्ड
दूसरा वर्ड है सर अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हमने मोशन में बात कर रखे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में। कि अगर कभी भी यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? कि सर यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है। अगला देखो, यहां पे इस पे एक दो क्वेश्चन देखेंगे तब हमें एक दो और चीजें समझ में आएगी। चलो आइए सर। ये क्वेश्चन देखिए आप। नेम द फोर्स विच रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और अर्थ को ये कौन प्रोवाइड कराता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है। आगे, a boy is reeling a stone tied with a string in a horizontal circular path. If the string breaks the stone, तो हमने यही अभी हम बात कर रहे थे, अगर वो ऑब्जेक्ट वो बॉल को घुमा रहा है तो अगर जब भी ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो वो कैसे जाएगी? अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट। इट विल कंटिन्यू मूव इन द सर्कुलर पाथ? नहीं। इट विल मूव along a straight line towards the center of circular path? नहीं सर। It will move along a straight line tangential to the circular path। बिल्कुल सही। कि सर जो कैसे जाएगी वो? tangential to the circular path। कैसे जाएगी वो? tangential to the circular path जाएगी। कैसे जाएगी आपके वो? tangential to the circular path। ठीक है। अगला देखो, बात करते हैं हम। बात करते हैं फ्री फॉल। क्या होता है फ्री फॉल? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को सर हम सिंपली ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं? सिंपली ड्रॉप करते हैं, तो वो ग्रेविटी के अलोंग क्या करने लगता है? वो सीधा का सीधा। वैसे ये वाला फ्री बॉल का सही एग्जांपल नहीं है, ये वाला सही एग्जांपल है। अगर ये बॉल इस तरह से जाए तो ये किसका एग्जांपल होगा? आपके फ्री फॉल का। किसका एग्जांपल होगा? आपके फ्री फॉल का। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करूं बॉल को, तो वो क्या करेगी? बॉल सीधी सीधी नीचे आएगी। जब वो नीचे आएगी तब जी की वैल्यू क्या होगी? आपके 9.8। अब ये 9.8 आता कहां से है? पहले वो बात करते हैं। पहले हमारा जो डिस्कशन है कि ये 9.8 कहां से आया है। देखो, जब ऑब्जेक्ट आपके सरफेस पे होगा, ठीक है, तो सरफेस पे होगा तो क्या होगा? ये जो अर्थ है क्या इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी? करेगी सर। कि अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर पड़ा हो तो भी अट्रैक्ट करेगी। अब मान लो अर्थ पर इसकी सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट आपके है, तो अर्थ इसके ऊपर कितना ऊपर फोर्स लगाएगी? कि सर F इक्वल्स टू क्या होगा? G एम ई क्या? मास ऑफ अर्थ। ये क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट m अपॉन क्या हुआ सर? RE का स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन हो गई 1। क्या मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानता हूं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है सर F इक्वल्स टू ma होता है। और ये ए जो ग्रेविटेशन के कारण लग रहा है उसको मैं क्या बोल सकता हूं? mg। कि g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है बेटा? ग्रेविटी। तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? g बोल रहा हूं। ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सर mg इक्वल टू क्या होगा? g me m अपॉन क्या होगा सर? RE का स्क्वायर। एक m से एक m कटा, तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने? g me अपॉन RE का स्क्वायर। ठीक है। g me अपॉन RE का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके क्या होता है? g me अपॉन RE का स्क्वायर।
अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं, हम ऑब्जेक्ट g की वैल्यू जो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है, मास ऑफ अर्थ जो आपकी क्या है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम है, और आरी जो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 है, ये वैल्यू रखते हैं। ये सारी वैल्यूज जब आप यहां रखोगे तो हमें जी की वैल्यू आती है 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स अभी की जा सकती है, लेकिन अभी आपके एग्जाम पास में है, हमारे पास न इतना टाइम है इतना एक्सप्लेनेशन का। अगर आपको किसी को भी चाहिए कि सर इसकी मैथमेटिक्स जो भी है वो आप करके बताइए, तो मैं आई विल सेंड यू द नोट्स। ठीक है, तो ये जी की आपकी क्या है वैल्यू। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, जी जो है उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्ट आपका भारी हो या हल्का हो, दोनों के लिए जी जो है जी डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं एक छोटा ऑब्जेक्ट और एक बड़ा ऑब्जेक्ट गिराऊं, दोनों में से कौन पहले गिरेगा? तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। क्यों गिरेंगे सेम टाइम पे? क्योंकि जी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अर्थ के मास के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अर्थ के मास के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देख ला एक बार वापस से, हमने क्या लगाया? फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात की, F इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। F बराबर क्या होगा? एम ए। हमने इसको दोनों को जब इक्वल किया तो जी की वैल्यू क्या आ गई? जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई दूसरा प्लेनेट हो जिसका मास अलग हो, जिसकी रेडियस अलग हो, तो उसके लिए जी का मान की वैल्यू क्या होगी? अलग। जैसे मून है, मून के लिए जी की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि मून का मास अलग है और रेडियस क्या है आपके अलग। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसीलिए मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन रखा है कि इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज 9.8, इफ क्या हमें पता है सर जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी फॉर द अदर प्लेनेट ट्वाइस द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। एक तो सर ये जी आया कहां से? तो जी आया है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। जी एम ई अपॉन क्या? आर ई का स्क्वायर। एक दूसरा प्लेनेट है जिसका मास कितना है? मास ऑफ प्लेनेट क्या दे रखा है सर? मास ऑफ प्लेनेट दे रखा है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या दे रखा है? ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो उसके लिए जी की वैल्यू क्या होगी सर? उसके लिए जी कितना होगा बताओ? बिल्कुल सही, जी फिर 2me अपॉन 2re का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 2gme अपॉन 4re का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, gme अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके? उस g के बराबर। तो g ऑफ प्लेनेट इक्वल टू g बाई क्या हो जाएगा? 2। 9.8 बाई क्या हो गया? 2। 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। जैसे एक और दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं कि अगर किसी प्लेनेट का जो मास है सर वो 4 टाइम्स है अर्थ के, और एक दूसरा और उसका जो रेडियस है वो अर्थ का, उसका रेडियस जो है वो अर्थ का हाफ है। तो ये आप मुझे इसका वैल्यू जो है, इसके जी की वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजोगे। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं हम फ्री फॉल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल के बारे में अभी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बात कर रहे थे कि सर जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो ये भाई साहब जो नीचे आएंगे यहां से, तो इनको अर्थ अपनी तरफ से क्या कर रही है? नीचे की ओर आपको अर्थ इनको खींच रही है, और अर्थ इनके ऊपर फोर्स लगा रही है। जो एक्सेलरेट हो रहे हैं ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक बात हम थोड़ा सा पहले बताना भूल गए, वो और बता देते हैं सर, कि जब हमारा जो अर्थ का जो शेप है, हमारे अर्थ का जो शेप है वो अर्थ का जो शेप है वो उसमें सब जगह रेडियस इक्वल नहीं है। हमारी जो इक्वेटर है, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, जबकि
जो हमारे पोल्स है उसकी रेडियस क्या है आपके, कम है। इसके कारण रेडियस ज्यादा होने के कारण यहां पे जी की वैल्यू जो है वो जी एम अपॉन आर ई का क्या बेटा, स्क्वायर। तो ये होती है कम और पोल पे होती है जी की वैल्यू ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि इक्वेटर के रेस्पेक्ट में आपके पोल की इक्वेटर के रेस्पेक्ट में पोल पर जी की वैल्यू क्या होती है, सर पोल पर जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। ठीक है। अब जब भी ऑब्जेक्ट आपके गिरता है तो फ्री फॉल के टाइम आपके जी कितना होगा, आपके 9.8, या हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये 10 भी लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी इक्वेशन से, एक बार वापस हम रिवाइज करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस ए टी, एस इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है सर। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करूं, क्या करूं मैं, किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, ड्रॉप करता हूं। अब इस कंप्लीट मोशन का हम एनालिसिस कर देंगे। क्या एनालिसिस करें कि सर आप जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा रहे हो तब आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है, नहीं, जस्ट आपने ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया होगा तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो क्या होगी, आपके 0। ऑब्जेक्ट किस तरफ मोशन कर रहा है, कि सर नीचे की ओर। अगर नीचे की ओर मोशन कर रहा है अर्थ भी इसको क्यों, क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी सर, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके लिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे जाके हिट करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। और मान लो यहां से यहां जाने में इसको टाइम कितना लगा है, t। तो हम एक बार वापस से अपनी इक्वेशंस को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। पहला देखो, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू क्या हो गया, u तो 0 है, प्लस क्या हो गया, gt। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, g मल्टीप्लाई बाय t। दूसरा देखो, h इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या होगा, 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, 0 प्लस 2gh। तो v बराबर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2gh। ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन आपके वापस लिखी जा सकती है, और वापस लिखने के बाद ये इक्वेशंस कैसे दिखेगी आपके, देखो ध्यान से देखना आप यहां पे, आप इक्वेशनों को फिर से देखना कि सर v इक्वल्स टू क्या होगा, g मल्टीप्लाई बाय t। मतलब v जो प्रोपोर्शनल है वो किसके वो प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के। दूसरा h प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/2 gt स्क्वायर। तो h प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, t स्क्वायर। और तीसरा क्या होगा, v इज इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 2gh। तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर द रूट ऑफ h के। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। आप इस जो डेटा का है एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, चलो सर, आजा आजा आजा, थक गए ये भी आपकी तरह, आ जा भाई। अगर मैं ऑब्जेक्ट को उल्टा ऊपर की ओर फेंकूं तो क्या होगा, कि सर अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो वो कहां जाएगा, ऊपर। जब मैं फेंकूंगा तब मैं इसके, मेरे पास कुछ ना कुछ क्या होगा, एक इनिशियल वेलोसिटी होगी। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे की ओर। क्या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इस केस में आपका जी कैसा हो जाएगा, आपके नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या है सर, माइनस जी। कि सर माइनस जी क्यों है, कि सर एक्सेलरेशन काम क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन आपके वेलोसिटी को कम कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज अ रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी आपके, माइनस का जी।
तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता 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 जाएगा और एक हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। और वहां से ये ऑब्जेक्ट वापस ड्रॉप करने लगेगा। तो ये ऊपर कब तक जाएगा? जब तक कि इसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती? जीरो। क्या हम वापस से इक्वेशन लिख के देखें? तो इक्वेशन नंबर 1, v इक्वल्स टू, v तो आपका जीरो था, v इक्वल टू क्या होता था? u प्लस ए टी। v की जगह जीरो, u प्लस माइनस का g इंटू टी। तो u बराबर क्या आ जाएगा? g मल्टीप्लाई बाय टी। g मल्टीप्लाई बाय टी। दूसरा s इक्वल टू क्या होता था? u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s u तो है u टी प्लस 1/2 माइनस का जी टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन देखो, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? u स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो हो गया जीरो, u स्क्वायर माइनस 2gh। तो h इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, देखो वैसे तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, पर इजी कैलकुलेशन के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को 10 मानूं, तो एक ऑब्जेक्ट को मैं जैसे ही किसी हाइट से गिराऊंगा, एक ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूं? किसी हाइट से गिराऊंगा। देखो इक्वेशन देखो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर फेंका गया है और 40 मीटर की हाइट तक जाता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट को फेंका, किस हाइट तक गया है? 40 मीटर तक गया है। क्यों गया होगा? कि सर किसी वेलोसिटी से फेंका होगा। जब ऊपर गया होगा तो इसकी हाइट कितनी हो गई आपके? जीरो। अब किस वेलोसिटी से फेंका गया? सर बेसिक सा सवाल है, इतने हल्के सवाल मत पूछो। कि सर एक काम करते हैं सर, फर्स्ट हम एक काम करते हैं, क्या निकाले? हम इसकी वेलोसिटी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? वेलोसिटी। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2as। v तो हो गया सर जीरो, u कितना है सर हमें पता नहीं, 2a कितना है? इन्होंने कुछ नहीं दिया तो हम कुछ आसान वैल्यू ले ले, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले ले। 2a की वैल्यू क्या होगी सर? 10। और h की वैल्यू कितनी है सर? 40। तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ये ऊपर जा रहा है तो माइनस का, u स्क्वायर हो जाएगा आपका 800 और u बराबर क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 800 कितना होगा? 20√2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब आगे यहां से ध्यान दो, अपने को क्या पूछा? इन्होंने टाइम पूछा है कि सर फर्स्ट इक्वेशन लगाओ। कौन सी इक्वेशन लगाओ? फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। v कितना होगा? जीरो। u कितना है? 20√2। a क्या है? माइनस का 10। t क्या है? पता नहीं। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके? 2√2 सेकेंड। अब बेटा इतनी मैथमेटिक्स अच्छी करनी है तो बादाम खाने शुरू करो। बादाम से नहीं होती चीजें, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी आपको मैथमेटिक्स करनी है। फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के ऐसी हालत होती है जैसे कोई मैकेनिक बिना टूल के। अगर किसी मैकेनिक के पास अगर टूल नहीं है तो उसकी जो हालत होती है वो आपके बिना मैथमेटिक्स के किसी बच्चे की हालत होगी। आपको अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है बाय लर्निंग टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशंस। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, यहां पे एक और चीज देखना। मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं यहां से ऊपर से, जब मैं गिराता हूं, मान लो मैं 180 मीटर से गिरा हूं। जब मैं 180 मीटर से गिराता हूं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? 20 मीटर पर सेकंड। 3 मिनट बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। 4 मिनट बाद इसकी क्या हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। ऐसे करके जब मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो वो फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू तो जीरो है, एस इक्वल टू क्या होगा? 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करके देखिए, फर्स्ट सेकंड में जी की वैल्यू 10 रखोगे तो पहले सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 मीटर। अगले सेकंड में टी की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे, टी बराबर 1 सेकंड पे 5 मीटर, टी इक्वल टू 2 सेकंड रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके 2 का स्क्वायर 4, आपके हो जाएगी 20 मीटर। कितने मीटर हो जाएगी? 20 मीटर। फिर ये पहुंचेगा 30, रखा जैसे ही ये आपके पहुंच जाएगा 45 मीटर।
उसके बाद ये पहुंच जाएगा आपके 4th सेकंड पे। जब t बराबर 4 सेकंड होगा तो ये आपके हो जाएगा, कहां पहुंचेगा, 80 मीटर पे। जब t इक्वल टू 5 सेकंड आएगा तब ये पहुंच जाएगा आपके 125 मीटर पे, और t इक्वल टू 6 सेकंड पे आया तो 180 मीटर पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वैसे आप अपनी कैलकुलेशन करके कर लोगे, लेकिन अगर ये पता होगा तो आपके लिए आंसर्स है वो क्या रह जाएंगे बेटा, आसान। और एक चीज का ध्यान रखना, जिस स्पीड से फेंका है, जैसे 180 मीटर से मैंने गिराया है तो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जाके लग रहा है, 60 मीटर से लग रहा है। तो मैं अगर 60 मीटर से फेंकूं तो किस साइड तक जाएगा, 180 मीटर तक। कैसे जाएगा, 180 मीटर तक। और ये इसी तरह से डिस्टेंस आपके ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखो लास्ट अगला क्वेश्चन देखो। ये बेटा वही टेबल है जो अभी मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की थी। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाए तो ये इस तरह से इसकी वेलोसिटी होगी, जैसे इसकी वेलोसिटी 60, 50, 40 ऐसे करते हुए कम होते जाएगी। ठीक है, अगला देखो। अब बात आती है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मास एंड वेट। अब देखो एक दिक्कत, मास और वेट वैसे एक ही चीज होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे मैं आपको पूछूं भाई आपका मास क्या है, आपका वेट कितना है, तो आप हाथों हाथ मुझे बता दोगे सर मेरा वेट है 40 किलोग्राम। देखो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं आप कि सर वेट जो है वो आपका फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। आप अर्थ सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी यूनिट फोर्स की यूनिट होगी, और फोर्स यूनिट होती है न्यूटन। तो आप जो बताते हो वो वेट नहीं होता है, जबकि आप अपना क्या बताते हो, मास बताते हो। क्या बताते हो, मास बताते हो। तो मास जो है इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ द मैटर इन ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। जबकि वेट क्या है आपका, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी। आप ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि सर वेट जो होगा वो W इक्वल्स टू होगा आपके M मल्टीप्लाई बाय G। M मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपके G, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे हमारे संदीप सर का वेट मान लो 60 किलोग्राम है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। तो ये 600 न्यूटन यहां पे है। अगर किसी और प्लेनेट पे हो, जो अभी हमने पिछला प्लेनेट पे बात की थी, एक क्वेश्चन जो किया था, उस प्लेनेट पे संदीप सर का मास कितना रहेगा, कि सर मास तो सर 60 किलोग्राम ही रहेगा। तो वेट कितना होगा, कि सर वेट हो जाएगा आपके 60 मल्टीप्लाई बाय, वहां पे 4.9 था, इतनी अच्छी सी मैथमेटिक्स करके बताओ तो 654 तो 29 तो 294 न्यूटन। कितने, 294। तो यहां पे आपका जो ग्रेविटेशनल आपका वेट क्या होगा, अलग, किसी दूसरे प्लेनेट पे अलग होगा। तो हर प्लेनेट पे उसका वेट अलग हो सकता है, लेकिन मास कभी भी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम आयरन है तो वो 1 किलोग्राम आयरन ही रहेगा। ठीक है, एक अभी बीच में बहुत फेमस कंट्रोवर्सी चल रही थी कि 5 किलोग्राम जो आयरन ज्यादा भारी होता है या 5 किलोग्राम कॉटन। वैसे ये एक तरह का ट्रिक क्वेश्चन ही था। ओवरऑल अगर नॉर्मल तरीके से बात की जाए कि सर दोनों का वेट सेम होना चाहिए, दोनों का मास सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात की जाती है कि सर जो मास है, तो जैसे कोई भी जो कॉटन है, कॉटन का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसके बीच में क्या होंगे, एयर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। एयर पार्टिकल्स अगर ज्यादा है तो एयर पार्टिकल का मास भी साथ में इंक्लूड होगा, इसलिए कॉटन रेस्पेक्टिवली 5 किलोग्राम कॉटन जो है वो रेस्पेक्टिवली आपके क्या होगा, थोड़ा भारी होगा। लेकिन ऐसा भारी यूं नहीं है कि 5 किलोग्राम का 6 किलोग्राम हो गया, नहीं, वो मिलीग्राम्स में भी वेट एक्स्ट्रा होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल नेचुरल तरीके से बात की जाए तो दोनों लगभग बराबर होंगे। हाँ, थोड़ा साइंटिफिकली बात करें तो जो कॉटन है वो 5 किलोग्राम कॉटन आपके क्या होगा, थोड़ा भारी होगा। ठीक है, एक और चीज बात करते हैं कि सर मून पे जो मास है, मून का जो ग्रेविटेशन जो जी की वैल्यू है वो आपके क्या होती है, आपके अर्थ की 1/6 पार्ट होती है। क्या होती है बेटा, 1/6 पार्ट। मून क्यों, क्योंकि मून की जो, क्योंकि जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी डिपेंड करता है GM/R²।
और मून की अगर मास और रेडियस का कैलकुलेशन किया जाए तो वो जी की वैल्यू आपकी क्या होगी? जी की वैल्यू आती है 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी का 6 पार्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मून पे जाए तो वो कितने गुना हल्का होगा? आपके 6 गुना हल्का होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हमारे यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा था, कल अपने मैच देखा था, न्यूजीलैंड ने किस तरह से मारा ऑस्ट्रेलिया को। वहां देखो, अगर अर्थ पे जो बाउंड्री है वो 60 मीटर के आसपास होती है। अगर अगर यही मैच मून पे खेला जाए तो आपको पता है बाउंड्री कितनी रखनी पड़ेगी? जो वहां पे अर्थ, यहां पे आप 100 मीटर का छक्का मारते हो, वही 6 अगर मून पे मार दो तो बॉल जाएगी कहां पे? वो बॉल जाएगी आपके करीबन यहां से 600 मीटर दूर। तो अगर ऐसा लगता है कि अगर आपको अगर वहां पे बाउंड्री बनानी पड़े तो पैसा मून के अंदर एक जहां पे बहुत बड़ा एरिया हो वो पूरा का पूरा एरिया कवर ही कर लेगा। 600 मीटर की बाउंड्री बनेगी। 600 मीटर का रेडियस देख लो कितना बड़ा बाउंड्री। फिर वहां पे जाके लोग कितने बड़े कैमरे लगाने पड़ेंगे। तो मून का जो रेडियस जी है वो क्या होता है? 1/6 होने के कारण वहां पे जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या होता है? थोड़ा देखो, a body of 1 kilogram of satellite fiber वेट बराबर अट्रैक्ट होगा W equals to primary into D। कितने हल्के सवाल मत पूछा कीजिए। 9.8 कितना है सर? 9.8 क्यों सर? इसका आंसर होगा 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो। Two objects are different mass bodies freely near the surface of the moon। सर मून पे गिरो या फिर आपके मार्स पे गिरो, अर्थ पे गिरो, कई किसी भी केस में उनके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्या है इनको ऑप्शन? दे हैव अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन? नहीं सर। दे एक्सप्लेन द फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड? नहीं सर। फोर्स इसके ऊपर एमएस इनटू जी लगेगा, उसके ऊपर एमजी लगेगा। तीसरा, दे अंडरगो द चेंज इन देयर डायरेक्शन। मास में चेंज कराए इतनी तो किसी की हिम्मत है ही नहीं। मास में कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी एट द सेम स्टेट सेम होगी। बिल्कुल सर। जैसे दोनों ऑब्जेक्ट गिरेंगे तो दोनों जो है उनकी हर इंस्टेंट पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी? आपके सेम होगी। सो दिस विल बी योर आंसर। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। ओके देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है कि सर थ्रस्ट इज फोर्स बट अ परपेंडिकुलर फोर्स। अब बात करें सर परपेंडिकुलर फोर्स, अलग फोर्स को अलग से बात करने की किसी अलग से नया नाम देने का जरूरत पड़ेगी। सर जब भी कोई ऑब्जेक्ट को मोशन करवाना होता है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाना होता है, लीनियर मोशन करवाना है, तो हमें उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मुझे इस दीवार पे फोर्स लगाना है तो मैं इस दीवार पे किस तरह फोर्स लगाऊंगा? इस दीवार पे मुझे कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? 90 डिग्री लगाना पड़ेगा। जैसे ही 90 डिग्री पे फोर्स लगाऊंगा, जब मेरा फोर्स सरफेस से 90 डिग्री होता है तो क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स होता है। किसी भी सरफेस से जो 90 डिग्री पे जो फोर्स होता है, और परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट। एग्जांपल देखो, जैसे ये रॉकेट जा रहा है, रॉकेट सरफेस के कैसे लगा रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, स्टीमर जा रहा है, क्या कर रहा है? आपके हाथ उस सरफेस के 90 डिग्री पे लगा रहा है। ठीक है, तो कोई भी आपका जो 90 डिग्री पे फोर्स होता है वो आपका क्या होता है? आपका थ्रस्ट होता है। क्या होता है? थ्रस्ट। ठीक है, अगला देखो बेटा, प्रेशर। प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर इज अ फोर्स, बट फोर्स को थोड़ा अलग तरीके से देखा गया। कैसे देखा गया? किस तरह में? जब भी कोई फोर्स कहीं भी आपने कहीं दीवार पे की हुए ठोकते हैं तो कैसा होता है? आगे से क्या होता है? उसका एरिया क्या होता है? आपके कम होता है। कभी भी गाड़ी वगैरह धोते हैं तो उस समय हम अपने पाइप को क्या करते हैं? पाइप को इस तरह से पकड़ते हैं कि उसकी स्पीड से जाए, तो क्या करते हैं? उसका एरिया क्या कर देते हैं? कम, ताकि उसका प्रेशर क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो जब भी कहीं पर भी एरिया को कम कर दिया जाए, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, फोर्स आपका क्या होता है? पर यूनिट एरिया जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। देखो प्रेशर, अभी आपको एग्जाम का भी प्रेशर होगा। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर होने का रीजन ऐसा नहीं है कि आपका फोर्स बढ़ गया है, लेकिन अब आपका जो टाइमिंग्स के जो दिन जो बचे हैं वो कम है। कम दिन में अगर ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर क्या हो जाएगा?
राइज हो जाएगा। तो अगर आपका एरिया कम होगा और उस एरिया में अगर आप फोर्स लगा रहे हो, कम एरिया में जब भी फोर्स लगाते हो तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है कि सर इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? पास्कल। क्या होती है बेटा? इसकी ऐसा यूनिट होती है आपके पास्कल। क्या होती है आपके? पास्कल होती है। ठीक है, और बेटा इसकी यूनिट और होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है इसकी यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी यहाँ पे जैसे थार का जो एरिया है, थार के एरिया में जो कैमल होते हैं उनके जो पैर है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है, ताकि वो उस मिट्टी पे क्या कर पाते हैं? आराम से चल पाते हैं। क्योंकि जैसे एरिया बढ़ा तो फोर्स क्या हो गया? प्रेशर क्या हो गया उसके इसमें कम। अदरवाइज अगर आप वहां पे अगर अपने ये हिल वाली सैंडल पहन के कुछ चलने लग गए तो उससे एक कदम नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि हिल वाली सैंडल का एरिया कम है, वो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे और वो पैर क्या हो जाएगा? वहां पे धंस जाएंगे। ठीक है, आगे देखो अगला कॉन्सेप्ट, और यहां से अब हमारा सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है टेक्निकल। और मेरा तो चाइल्ड लाइफ का एक मेडिकल ही था कि हमने जब भी, मेरे लिए ऐसा था कि हमारे जैसे अभी तो आजकल अगर सब घरों में पानी के कनेक्शन अच्छे से होते हैं, जैसे आपने टैप ओपन किया पानी आ जाता है, हमारे यहाँ पे घर पे पानी का होत था। तो होत में क्या सिस्टम था कि हमने पानी नहीं निकाला तो मेरे लिए बड़ा टाइम पास हो जाता था। क्या होता था? उस होत में जैसे पानी बाल्टी को गिराया और फिर उस बाल्टी को उस पानी के अंदर में जब उसे लिफ्ट करता था तो वो अपनी सब छोटे वाले अंगूठे से पकड़ के उस पानी को आराम से बाल्टी में उठा लेता था। और पानी के अंदर जब उसे डांस कर रहा था तो बड़े आसानी से बाल्टी कभी इधर कभी इधर। लेकिन ये सवाल मन में हमेशा था कि ऐसा क्या रीजन है कि ये बाल्टी पानी में जाती है हल्की हो जाती है? पानी में ऐसा हो क्या रहा है? कौन सा केमिकल है कि वो पानी में जाते ही एकदम हल्की हो जाती है, और जैसी बाल्टी को पानी से बाहर निकाल देते हैं वो वापस वैसे ही वैसे। ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं जब एक्चुअली हमारे साथ तो ऐसा था, जब 9th में आए तब हमारे ऊपर तो टीचर से पेपर नहीं थी तो उस समय हमें पता नहीं चला। लेकिन जब मैं 11th क्लास में आया तब मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेंसी पता चला, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंशियल पता चला, और उससे मुझे पता चला कि क्या रीजन था कि सर जब भी कोई सरफेस कोई ऑब्जेक्ट को पानी किसी लिक्विड में, पानी जरूरत नहीं है, किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो वो क्या करता है? उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट करता है। क्या लगता है? अपथ्रस्ट। एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है। क्या लगता है? एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द buoyancy. That is called as the buoyancy. That property is known as the buoyancy, and that force is known as the buoyancy force. कौन सा फोर्स कहते हैं उसे? buoyancy force. कितना लगा, क्या कितना लगता है, क्या उसकी वैल्यू है, वो अभी बात नहीं करेंगे। मैथड की बात करेंगे। सर एक अपथ्रस्ट लग रहा है और उसके कारण वो ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है। अब नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सर वेट था उसका। ऊपर क्यों जा रहा है? कि वेट फोर्स लग रहा है। सर अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि अगर मेरा वेट फोर्स ज्यादा है किससे? वेट से। अपथ्रस्ट अगर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर की ओर। कहां जाएगा? आपके ऊपर की ओर आएगा। अगर आपका अपथ्रस्ट और वेट दोनों बराबर है तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? वहीं पे रहेगा। और अगर अपथ्रस्ट कम है, जैसा कि हम देखते हैं कोई भी जैसे मेटल ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो मेटल ऑब्जेक्ट हमेशा डूबेगा। किसी लकड़ी के गत्ते को गिराते हैं तो वो हमेशा कहां जाएगा? ऊपर की ओर। और कोई किसी पानी की बोतल को भर के पानी में गिरा दो तो वो कहां करते रहेगी? तैरती रहेगी। तो उस केस में तो क्या होता है? वेट फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए ऊपर की ओर आता है। दूसरे केस में पानी वाली केस में क्या होता है? वो तो तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वेट फोर्स और वेट क्या है? सेम। और तीसरा सर, तीसरे वाले में तो मेटल बॉडी वो हमेशा क्या होती है? आपकी डूब जाती है। क्यों डूबती है, कैसे डूबती है, ये हमें पता नहीं था, लेकिन सिर्फ पता था बुयांसी के बारे में। इसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था आर्किमिडीज। क्या नाम था आपने? आर्किमिडीज से बताया। तो देखो आर्किमिडीज ने क्या बोला? आर्किमिडीज ने बोला कि सर
जब भी कहीं आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, पानी में इमर्स करते हो, तो वो जितना आपने जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर क्या किया, पानी के अंदर हमने क्या किया था, इमर्स किया, और उस केस में उतना पानी को क्या करेगा बेटा, रिप्लेस करेगा। क्या करेगा, उतना पानी क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। उस रिप्लेस पानी का जो वेट होगा, रिप्लेस पानी का क्या बेटा, जो वेट होगा, उसकी वैल्यू वेट फोर्स के बराबर, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आपके वेट फोर्स के बराबर। किसने जो रिप्लेस वाटर, जो पानी जितना भी क्या बेटा रिप्लेस किया है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आपके वेट फोर्स के बराबर होगी। कि अगर आप जैसे आपने वहां पे पानी में उस ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया कि जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, उसका वेट जो है उसके बराबर होगा, वेट फोर्स के बराबर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, वेट फोर्स विल बी इक्वल टू द m डैश इनटू g। अब ये m डैश इनटू g क्या है, ये m डैश है सर मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ये क्या होगा बेटा, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या होगा बेटा, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ध्यान से देखो, यहाँ पे मास किसके लिए होता है, हमने एक वर्ड पढ़ा है, एक और मैं थोड़ा सा इससे पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, दैट इज डेंसिटी। क्या है बेटा, डेंसिटी। और डेंसिटी से पहले वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम, सर वॉल्यूम क्या होता है, मास। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। क्या यूनिट होती है, मीटर क्यूब। और एक बड़ा फेमस हमारे लिए काम होता है, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर। किसके बराबर होता है, आपके 1000 लीटर के बराबर। और वही एक कॉन्सेप्ट आता है आपके डेंसिटी का। किसका आता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, किसका डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। जो वो मास है उसने कितना वॉल्यूम उसने दे रखा है, ये आपका क्या होगी, डेंसिटी। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, सही फॉर्मूला लगाओगे तो वेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा बेटा, जी। और डेंसिटी भी इसकी वाटर। तो कोई भी जो वेट फोर्स है वो आपके किसके बराबर होगा, आपके डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू जी। क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू क्या होगा बेटा, जी। ठीक है, देखो यहां पे एक कैलकुलेशन और बताते हैं। देखो एक कैलकुलेशन और बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, फ्लोट कब करेगा, जब आपका वेट फोर्स किससे ज्यादा होगा, आपके वेट से ज्यादा। किससे ज्यादा होगा, वेट से ज्यादा। अब वेट फोर्स कितना है सर, कि सर डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू क्या हो गया सर, जी। वेट किसके बराबर है, m इनटू जी के बराबर। तो मैं क्या इसका लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी इनटू डेंसिटी इनटू क्या देगा, वॉल्यूम इनटू क्या हो गया, जी। ये जी से जी कैंसिल, वी से वी कैंसिल। तो यहां क्या देना बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन, कि अगर पानी की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट से, या वाटर का मतलब पानी है, वाटर का मतलब कोई भी दूसरा लिक्विड, अगर उस लिक्विड की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम है, जैसे एग्जांपल फॉर वाटर के लिए, कि सर वाटर की डेंसिटी जो है वो आपके ऑयल की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी जो है आपके सर कैरोसिन जो होता है उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। कि सर वाटर की डेंसिटी जो है नॉर्मल जो सूखी लकड़ी होती है वुड से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सर डेंसिटी अगर वाटर की ज्यादा हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका अपवर्ड जाएगा, फ्लोट की नहीं कर सकता मैं, वो अपवर्ड मोशन करेगा, पानी के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, सेकंड केस सर कि वो सिंक कब करेगा, क्या होगा बेटा, वो सिंक कब करेगा, कि देखो सिंक की कंडीशन,
यहां पे बात करूं कि वो सिंक कब करेगा, देखो बेटा सिंक कब करेगा वो, कि सर अगर आपका जो ब्यूइंट फोर्स है, आपका जो ब्यूइंट फोर्स है वो किससे कम है, वेट से कम है, किससे कम है, वेट से कम है। अगर वेट से कम है तो उस केस में देखो रो ऑफ वाटर V इंटू जी इक्वल टू रो V जी, V और G से D और दूसरा क्या आता है वो V। तो क्या देख रहे हो सर, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, आपके सिंक करेगा। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो तो करेगा सिंक, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो करेगा, वो करेगा फ्लो। तो ओवरऑल तीनों कंडीशन के बारे में एक साथ बोल सकता हूं कि अपवर्ड कब जाएगा, वो फ्लोट कब करेगा और वो सिंक कब करेगा। तो अपवर्ड कब जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, और तीसरा जब डेंसिटी ऑफ आपके जो वाटर है वो लेस देन क्या हो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में क्या कर जाएगा, आपके सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। तो क्या होगा आपके प्रिंसिपल, द वेट द ब्यूइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, देखो बेटा इस एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है सर, हाँ, जिसका ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 10 न्यूटन है। जैसे पानी को डालते हैं तो उसका वेट हो जाता है 20 न्यूटन। ठीक है, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। तो क्या सर, आपने ऑब्जेक्ट था बाहर, उसका वेट कितना था 10 न्यूटन, क्योंकि क्या था n इंटू जी की वैल्यू ये थी। तो जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट को पानी में गिराया तो वेट तो अभी वही है, लेकिन अब थ्रस्ट कितनी लगी ऐसा पता नहीं। लेकिन अपरेंट वेट क्या है सर, अपरेंट वेट कितना है, वो होगा आपके mg माइनस आपका ब्यूइंट फोर्स। तो कितना हो जाएगा सर, 8 न्यूटन अपरेंट वेट है, 10 माइनस क्या होगा ब्यूइंट फोर्स। तो ब्यूइंट फोर्स कितना आ गया सर 2 न्यूटन। और ब्यूइंट फोर्स किसके इक्वल होता है, कि सर ब्यूइंट फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड, क्या होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। कितना होगा आंसर 2 न्यूटन। कितने न्यूटन होगा 2 न्यूटन। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन, ये अभी ये क्वेश्चन है, ये आपको मुझे इसका आंसर मुझे आपको खुद को बताना है। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में करके बताइए क्या सर ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी हम यहां से देख सकते हैं। देखो रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है, पहले वाटर की जो डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी लकीली होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब। कितना हो गया, तो अगर तुम देखो तो इसकी डेंसिटी है आपके 1। थोड़ा और आसान शब्दों बोलना तो पानी की 1 किलोग्राम के अगर मैं बूटर लाऊंगा, 1 लीटर की क्या लाऊंगा बूटर लाऊं, तो उसका वेट मेरे 1 किलोग्राम होगा। और क्या ये रीजन है, इसलिए पानी हमारे एक आइडियल ऑब्जेक्ट हो जाता है डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। इसलिए कोई भी दूसरी रिलेटिव डेंसिटी आप बहुत सारे डेफिनेशन होती है, द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव डेंसिटी। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूं डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का समझने का, कि सर 1 लीटर की बोतल लाओ, पानी भरोगे तो उसमें 1 किलोग्राम है। अब उस ऑब्जेक्ट को उस बोतल में आप दूसरा ऑब्जेक्ट भर के देखो, आपने अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भरा, जैसे मैंने सर केरोसिन भर दिया, अभी देखो मैंने मान लो केरोसिन भर दिया, तो जैसे केरोसिन भरूंगा तो केरोसिन का जो वेट है वो मेरे होगा 780 ग्राम के आसपास। अगर मैं मर्करी भरूं तो उसका क्या होगा 13 किलोग्राम के आसपास, 13 किलोग्राम 600 ग्राम।
अगर मैं उसमें ये ऑयल भर दूं वो होगा मेरे 900 ग्राम। तो इस रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अच्छे तरीके से याद किया जा सकता है। अदरवाइज क्या होगा, ये जो नंबर्स है उन नंबर को याद करने के लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए किसका कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव डेंसिटी का। और ये रिलेटिव डेंसिटी है, यानी डेंसिटी जो है जो उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से अपने जो दूध, आपके यहाँ जो दूध में आपने देखते हैं जो उस जो भी मिल्क मेड में कितनी ज्यादा मिलावट की है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उसमें आप वहां पे वाटर की उस मिल्क की डेंसिटी कितनी चेंज हुई है। उस डेंसिटी चेंज के बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि उस मिल्क मेड ने कितनी ज्यादा मिलावट की। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमने अपना पूरा कंप्लीट डेरिवेशन चैप्टर पढ़ा। ये काफी बड़ा सा चैप्टर था, आई थिंक लॉन्गेस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। हमने अपनी शुरुआत कहां से की थी, लॉ ऑफ लेविटेशन की थी, एज इक्वल टू जी इक्वल टू 1 r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी वैल्यू ऑफ जी के बारे में, हेनरी कैविटीज ने बताया था। और हेनरी कैविटीज ने क्या कहा था, जी की वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻⁻11। उसके बाद में हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी, जो क्या था, जी की वैल्यू थी 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इक्वेटर पे ज्यादा थी, इक्वेटर पर कम थी और पोल पे क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी। और जी की वैल्यू भी सिंपल थी, जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात की थी, जैसे फ्री फॉल के बारे में, जब भी ऑब्जेक्ट गिरता है ऊपर, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तब जी की वैल्यू क्या उसकी पॉजिटिव लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद हमने बात की अपने मास और वेट के बारे में, किसके बारे में बात की, मास और वेट के बारे में। मास क्या होता है सर, कोई भी ऑब्जेक्ट का फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, एक्सटर्नल क्वांटिटी। और ऐसे ही वेट क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। थ्रस्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, एंड द thrust per unit area is called as the pressure. Thrust per unit area is called as the pressure, और pressure की यूनिट की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसके बाद हमने बात की वेलोसिटी के बारे में, कि सर पानी किसी भी लिक्विड जो एक थ्रस्ट लगाता है ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होता है, आपका वेट फोर्स होता है। उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। और हमने लास्ट चीज बता दी कि सर वो सिंक कब करेगा, वो सिंक करेगा जब ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा और डिस्प्लेस वाटर का वेट कम हो। जब वो सर ऊपर कब जाएगा, जब ऑब्जेक्ट का वेट कम हो, डिस्प्लेस वाटर का वेट क्या हो, ज्यादा हो। ये इसके बाद में एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाटर की डेंसिटी हमारी आइडियल होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या मैं कह सकता हूँ 1 किलोग्राम पर लीटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और एक 9th क्लास का इस चैप्टर का अंत है। आई थिंक मेरे लास्ट पर्सन हूं इस कॉन्सेप्ट पे 9th क्लास के लिए वीडियो बना रहे हैं, 9th क्लास में अब आपका ये चैप्टर नहीं रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, एंड डोंट